चलिए अब जो है हम लोग महत्तम समापवर्तक को देखेंगे। क्या चीज़? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। चलिए इसको समझने से पहले इसका जो इंग्लिश में नाम है हाईएस्ट कॉमन, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए इससे पहले एक छोटा सा हम लोग काम करते हैं, फिर इसको जो है समझेंगे जो ये क्या चीज़ है। ध्यान से जो है आप लोग देखते रहिएगा इसको। जैसे अगर बात करें, चलिए बुक का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी एग्जाम्पल को हम लोग यूज करेंगे। काहे कि जब बुक से सवाल लेके आपको बताएंगे तो वो डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक। इसी कारण चलिए पहला जो डाटा आपका लिया गया है क्या बोलते हैं, किधर गया जी, 12 और 16 को लेकर 12 और 16। जैसे देखिए 12, हम 12 का क्या लिखने वाले हैं, 12 का गुणनखंड लिखिए। 12 का गुणनखंड अभी आपको सिखा के आए हैं। 12 का गुणनखंड क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद 4 है, 6 है और 12 है। चलिए 16 का गुणनखंड को देखते हैं। 16 का गुणनखंड 1 है, 2 है, 4 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 16। अभी जो जस्ट इससे पहले आप पढ़े थे, क्या चीज़ पढ़े थे, सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड, इसमें से सार्व गुणनखंड में ये चीज़ हम लोग देख रहे थे जो दोनों में वो चीज़ मिलना चाहिए। तो दोनों में क्या चीज़ मिल रहा है, देखिए इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, 1 ले लिए। उसके बाद इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, चलिए 2 ले लिए। और इसमें 4 है और इसमें भी 4 है, 4 ले लिए। अब इसको जो है समझिए, अगर हम इसमें पूछे, जैसे यहाँ पर देखिए सार्व गुणनखंड, ये दोनों का सार्व गुणनखंड है। अगर इसमें आपको पूछेंगे जो सबसे बड़ा कौन है, 1 या 2 या 4, तो आप बोलिएगा सर जी ये 4 जो है ये इसमें से सबसे बड़ा है। क्या है ये चारों जो, मतलब ये तीनों जो है, ये तीनों इसका सार्व गुणनखंड है, लेकिन ये तीनों में सबसे बड़ा जो है ये 4 है। जब आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे हो तब जो है आप महत्तम समापवर्तक को समझ पाइएगा। कैसे? अब चलिए इसका ऑपरेशन हम लोग करते हैं। किसका? महत्तम समापवर्तक का। एक एक करके जो है आप लोग देखिए, यहाँ तक समझ गए, इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब देखिए महत्तम समापवर्तक सुनिए, जैसे आप लोग गुणनखंड पढ़े हैं तो गुणनखंड का एक दूसरा नाम भी है अपवर्तक। क्या है? गुणनखंड जैसे है गुणनखंड का ही दूसरा नाम अपवर्तक होता है। अपवर्तक, यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। ये चीज़ आपको जानना था, गुणनखंड को आप जान रहे हो, अपवर्तक को आपको जानना था। गुणनखंड और अपवर्तक दोनों एक ही चीज़ है और दोनों का इंग्लिश फैक्टर होता है। इतना बात को आप जान रहे हो, ठीक। अब ये महत्तम समझिए, महत्तम का मतलब है सबसे बड़ा। महत्तम का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, यानी हाईएस्ट। इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है महत्तम। और समाप, देखिए समापवर्तक का जब संधि विच्छेद आप कीजिएगा, हिंदी में आप पढ़ते होंगे, इसका मतलब ये हुआ समान प्लस अपवर्तक। समान और अपवर्तक दोनों चीज़, समान और अपवर्तक, यानी जो अपवर्तक समान है और उसमें क्या, जो सबसे बड़ा, समझिएगा बढ़िया से, यानी जो सबसे बड़ा हो और समान हो, और वो कौन सी होना चाहिए? अपवर्तक। यानी अपवर्तक की सूची में जो समान है और उसमें से सबसे बड़का जो है वही आपका महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो हम अभी क्या बोले?
अपवर्तक, अपवर्तक मतलब गुणनखंड, अपवर्तक की सूची में जो दोनों में समान हो, जो दोनों में समान हो और उसमें जो सबसे बड़का हो वही आपका महत्तम समापवर्तक कहते हैं। महत्तम समापवर्तक, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग जानते होंगे, इसी का नाम है मॉसो, इसी का नाम मॉसो इसको बोलते हैं, ठीक। और इंग्लिश में देखिए महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, और कुंची फैक्टर यानी गुणनखंड या अपवर्तक। इसी को शॉर्ट करने के लिए सब जो वर्ड है सबका पहला लेटर को ले लिया है, यानी हाईएस्ट से एच उठाया है, कॉमन से सी उठाया है और फैक्टर से एफ उठाया है, यानी एच सी एफ इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एच सी एफ या मॉसो या महत्तम समापवर्तक, ये सब जो है एक ही नाम है और इस चीज़ को आप जो है समझ गए। चलिए, इसका जो है एक दूसरा नाम भी है, क्या? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा या इसी को महत्तम बोल सकते हैं, महत्तम सबसे बड़ा सार्वविभाजक, सार्वविभाजक या तो भाजक, भाजक और विभाजक को आप लोग जो है पढ़ के आए हुए हैं, ठीक। सबसे बड़ा के लिए हम ग्रेटेस्ट बोलते हैं, GREATEST, ग्रेटेस्ट। सार्व के लिए आप कॉमन जानते हो, कॉमन, और विभाजक के लिए डिवीजर जानते हो, डिवीजर जानते हो। यानी इसको अगर शॉर्ट कर ले हम लोग तो इसका G, इसका C और इसका D, यानी GCD या HCF दोनों जो है एक ही चीज़ है, इसको आप समझ गए। ये जरूरी नहीं है जो ये दुइये गो संख्या का होगा, आप 3 गो 4 गो 5 गो जितना मर्जी उतना आप ले सकते हो। जैसे एगो एग्जाम्पल यहाँ पे और 3 गो का लेके दिखाते हैं, आपके बुक में दिया होना चाहिए। चलिए, क्या है? 20 है, 28 है और 36 है, इसको लेके देखेंगे हम लोग। 20, 28 और 36, 20, 28 और 36। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका गुणनखंड निकालना है, जो कौन कौन इसका गुणनखंड है। तो 20 का गुणनखंड क्या क्या है देखिए, 20 का 1 है, 2 है, उसके बाद 4 है, 5 है। 4 और 5 आ गया तो फिर वो तो ख़त्म ही हो गया। अब क्या होगा? 10, उसके बाद 20, फिर से 28 के पास आइए। 28, 1 है, 2 है, 3 से तो नहीं लगेगा, 4 से तो कटेगा ये, उसके बाद 7 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद आपका 28 है। आइए 36 के पास। 36 में 1 है, 2 है और 3 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा, उसके बाद ये 5 से 6 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा, उसके बाद 12 से कटेगा, उसके बाद 18 से कटेगा और फिर 36 से ये कटेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे तो हमको क्या देखना होता है? इसका सार्व, पहले क्या निकालना होता है? इसका सार्व गुणनखंड निकालना होता है, सार्व गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर पहले निकालना होता है। क्या क्या चीज़ है? 1 है, 1 है ना, 1 लिख दिए। उसके बाद क्या है? 2 है, 2 लिख दिए। उसके बाद 4 है, देखिए 4 है ना। उसके बाद और कुछ मिलता है, देखिए 5, 10, 20, 7, 14, 28, 6, 9, 12, 18, 36। अब जो है इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब ये सार्व गुणनखंड में सबसे बड़का को खोजिए, 1 बड़का है कि 2 बड़का है कि 4 बड़का है? तो बोलिएगा सर जी ये 4 बड़का है। जब ये 4 बड़का है तो यही आपका HCF आ गया, ठीक। यहाँ से जो है आप लोग HCF को समझ गए होंगे। अब जो है आपका इसमें बस यही कॉन्सेप्ट था इसमें। अब जो है क्या कहते हैं, ये प्रश्नावली आपका शुरू होगा। कौन सा प्रश्नावली है? 3.6। लेकिन उससे पहले आपको क्या बोलते हैं, ये मॉसो निकालने के लिए एगो तरीका आपको और बताते हैं। ये तरीका आपके सिलेबस में नहीं है, ये तरीका आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपको हम ये चीज़ का जानकारी देंगे। कहा है कि इससे जब बनाइएगा तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, लेकिन जो तरीका अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो तरीका को जो आप फॉलो कीजिएगा तो आपको उसमें जो है टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, क्या तरीका है? इसी को जैसे देखिए नीचे में शायद जगह है, चलिए नीचे से बनाते हैं। जैसे अभी
पहले सबसे पहले किसका बनाए थे, 12 और 16 का ना। चलिए, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा होगा उससे भागा लगाइएगा बड़का वाला में। ठीक, कैसे, सबसे छोटका में कौन है, 12 है, और बड़का है 16, तो ये हम बोले हैं छोटका से बड़का में भागा लगाने के लिए। तो 12 से 16 में आप भागा लगाइए तो कितना मर्तबे में जाएगा ये, तो आप बोलिएगा सर जी ये 1 मर्तबे में जाएगा, यानी यहाँ पे 4 और ये कट गया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ को देखिए, यहाँ पे आपको शेष बच गया 4। अब इससे भागा लगेगा, आप बोलिएगा सर जी यहाँ पे भागा नहीं लगेगा, फाइनल जो है ये शेष बच गया है। तो हम आप क्या बोलेंगे, अब जो ये फाइनल शेष आप लेके आए हो, इस शेष से आप भागा लगाना शुरू कर दीजिए। किसमें, जिससे भागा लगा रहे थे उसी में आप भागा लगाना शुरू कर दीजिए। तो भागा इसमें लगाइएगा, यानी 12 में लगाइएगा। तो 4 से 12 में लगाइएगा तो कितना होगा, 4 तिया 12। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जब ये भागा में आपको शेष में 0 आ गया, यानी पूरा जब कट गया, तब जो है आपका HCF निकल गया। अब बोलिएगा सर जी यहाँ पे HCF हम किसको बोलेंगे, तो जो ये 0 को ला दे उसी को HCF बोलना है। ये 0 को कौन लाया है, ये 0 को लाया है 4, इसीलिए 4 जो है इसका HCF बन गया। 4 जो है क्या बन गया, HCF, यानी 12 और 16 का HCF यानी कि मौसो, यानी कि महत्तम समापवर्तक 4 है। अब दूसरा को चलिए इसको चेक करके आपको बताते हैं। जैसे 20 है, 28 है और 36 है। हम क्या बोले, सबसे छोटका को पहले लेना है और उससे जो बड़का है उसमें भागा लगाना है। ये 3 गो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बारी बारी से हम लोग करेंगे। सबसे पहले 2 गो तो आप खोज लीजिए, जो सबसे छोटका हो 2 गो। तो सबसे छोटका इसमें 20 है और 28 है। तो 20 से भागा लगाइए आप 28 में, तो 20 से लगाइएगा तो 20 से कम 20। ठीक, तो यहाँ पे 8 होगा। अब देखिए ये 8 शेष बच गया आपको, अब तो भागा नहीं लगा सकते हैं। और हम आपको क्या बोले, जब यहाँ तक आ जाए तब इसी से भागा लगाना शुरू कर दीजिएगा। इसमें 8 से 20 में भागा लगाइए, तो 8 से लगाइएगा तो 8 का 8 8 दूना 16, यानी 2 मरतबे में ये 16 जाएगा। बचा कितना, 4। अब फिर से क्या कीजिएगा, इसी 4 से भागा लगाइए आप इसमें 8 में भागा लगाइएगा तो 4 दूना 8, यहाँ कट गया। और इस दोनों के लिए मौसो आपका 4 आया, इस दोनों के लिए मौसो 4 आया। लेकिन आपके पास 3 गो संख्या है, 3 गो संख्या है, तो जो आपको मौसो आया है ना, अब इसी मौसो से भागा लगाना है इसमें, किसमें, जो संख्या बचा हुआ है आपके पास 36 बचा हुआ है, 36 लीजिए। आप 4 से लगाइए, 4 नमा 36, कट गया। यानी ये 0 को कौन लाया, ये 0 दीजिए या काट दीजिए, बात बराबर है। ये 0 को कौन लाया, ये 0 को लाने वाला है 4 लाने वाला है, तो यही है आपका HCF, यानी कि यही है आपका मौसो। इस प्रकार से है। अब जो है चलिए हम लोग कहाँ पे एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। अब जो है आपका प्रश्नावली कितना, 3.6 है। ठीक, पहला सवाल, निम्नलिखित का मौसो ज्ञात करें। आपको बोल रहा है मौसो 1 का ये A है, मौसो ज्ञात करने के लिए किसका, 18 और 48 का। देखिए यहाँ पे, चलिए इसको समझा देते हैं, उसके बाद हम आगे शॉर्ट कर लेंगे। ठीक, 18 और 48 का मौसो सेम जो है आप इसी प्रकार से उसका गुणनखंड लिख के आप कर सकते हो, उसका गुणनखंड लिख के आप कर सकते हो। लेकिन आपको एक तरीका और मैं बताता हूँ। क्या चीज़, आपको अभाज्य गुणनखंड के द्वारा भी मौसो निकालने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। कैसे कीजिएगा, ये इसको चलिए एगो जो तरीका है, इसको हम तीनों तरीका से आपको बना के बताते हैं। उसके बाद जो है फिर कोनो एगो तरीका को फॉलो करेंगे, उसको जो है हम लोग करते हुए निकल जाएंगे। जैसे 18 है, 18 के लिए कौन सी गुणनखंड क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, और उसके बाद 9 होगा और 18 होगा। अब चलिए 48 के पास, 48 का गुणनखंड क्या सा हो सकता है, 1 2 3 4, 5 से नहीं कटेगा, 6, उसके बाद 7 8, उसके बाद 8 के बाद क्या हो सकता है, 4 2 12, उसके बाद 16, उसके बाद 24, उसके बाद 48, यहाँ तक होगा। ठीक है,
हमको याद नहीं है, हम कैलकुलेट करके लिख रहे हैं वहाँ पे, और ये सब तरीका आपको दिया हुआ है। पहले उस चीज़ को सीखिए आप जाके, जहाँ पे हम गुणनखंड निकालने के लिए तरीका बता रहे थे आपको, ठीक है। चलिए अब इसमें हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इसमें सार गुणनखंड। क्या निकालना है? सार गुणनखंड। सार मतलब कॉमन फैक्टर। क्या है? 1 है, चलिए 1 देते हैं। 2 है, चलिए 2 देते हैं। उसके बाद 3 है, चलिए 3 देते हैं। उसके बाद क्या है? यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है। उसके बाद क्या है? 9 और 18। इसमें 9 और 18 नहीं है। अब इसका हमको चाहिए कौन चीज़? इसका चाहिए हमको मौसो। मौसो चाहिए। इसमें देखेंगे सबसे बड़का कौन है, तो सबसे बड़का 6 है, तो आपका मौसो 6 हो जाएगा आंसर। पहला तरीका ये था। ये कैसे लिखेंगे इसको? पहला तरीका था। अब चलिए दूसरा तरीका, इसी को करते हैं। दूसरा तरीका क्या है मौसो निकालने का? अभी जो आपको हम बताए थे, क्या बताए थे? भागा लगाकर। लगाइए भागा। 18 से 48 में आप भागा लगाइए। तो 18 से भागा लगाइएगा तो 18 का 18, 18 दूना 36, 18 दूना 36, कितना होगा? 36 और 8 4 12। अब जब हम बोले ऐसा शेष बच जाए, जब भागा नहीं लगने लगे, तो इसी शेष से भागा लगाने लगेगा इसमें, जिससे आप भागा लगा रहे थे, यानी 18 में भागा लगाइए। 18 में लगाइएगा तो कितना होगा? 12 एकम 12, बचेगा कितना? 6। अब यही 6 से भागा लगाइए इसमें 12 में, तो 6 दूना 12। देखिए यहाँ पे 0 किया कि नहीं किया? और आपको हम बोले जो 0 कर दे वही आपका मौसो है, यानी यहाँ पे मौसो कितना होगा? मौसो या HCF कुछ भी बोलिए, मौसो कितना होगा आपका? 6। ये दूसरा तरीका से भी 6 आया, पहला तरीका वैसे भी 6 आया। अब इसका जो है तीसरा तरीका देखिए। अब तीसरा तरीका क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। कौन सा? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि आपको बताए हुए हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है? वैसा गुणनखंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या ही हो, ठीक है। जैसे हम 18 का अगर निकालें तो 18 को अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको बोल रहे थे, जो आपके दिमाग में आ रहा है उसमें से तोड़ लीजिए। क्या? जैसे हम 18 को 6 गुना 3 लिख सकते हैं 18, और यही 6 को हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं, और ये 3 अकेले हैं, यानी 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 3। अब चलिए 48 के पास। 48 को भी तोड़ लीजिए। 12 और 4 में हम तोड़ लेते हैं, 4 और 12 में। ये 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और ये 12 को 2 गुना 2 2 4 4 3 12 ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको क्या चाहिए इसमें भी आप निकालिए सार गुणनखंड। क्या निकालिएगा? सार गुणनखंड आप निकालिए। जब सार गुणनखंड निकालिएगा, देखिए दोनों में क्या मिल रहा है? ये 2 मिल रहा है, 2 को आप लिख लीजिए, गुना कीजिए। यहाँ से गुना करते हुए चलना है। उसके बाद 3 मिल रहा है, तो 3 है यहाँ पे 3। अब ये दोनों को जो है आप गुना कर लीजिए। 3 का 3, 3 दूना 6। यही जो है आपका मौसो है। अभाज्य गुणनखंड में आप ध्यान रखिएगा, वो जो आपको मिलेगा वो सब लेना है और बाद में गुना कर देना है। यानी मौसो निकालने का आपको जो है 3 गो तरीका दिए हैं। अब चलिए हम लोग जो तरीका आसान होगा उसी को फॉलो करते हुए निकल जाएंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। और ये तीनों तरीका पर जो है आप कमांड कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अब क्या है? 30 और 42। 20 नंबर 30 है और 42 है। कैसे कीजिएगा इसको? आराम से 30 से आप भगा लगा दीजिए। 30 से भगा लगाइएगा 42 में, 30 से कम 30, ठीक है। बचेगा 12। यही 12 से आप 30 में फिर से भगा लगाइए, तो 12 दूना 24। 6, इसी 6 से आप भगा लगाइए 12 में, तो 6 दूना 12। आपका ये 6 जो है कौन सी है? मौसो। चलिए अब सी नंबर पे। सी नंबर में है 18 60। 18 है और 60 है, ठीक है। आपको जो है अगर सीखना हो बाबू तो ये तीनों तरीका को फॉलो कीजिए। इसी कारण हम स्लो करके अभी जो है इतना बताना पड़ा हमको, नहीं तो इसको बताने के लिए 2 से 4 मिनट काफ़ी था। लेकिन इतना समय आपको अभी दिए हैं इस चीज़ को बताने के लिए, ताकि आप जो है अपने से कर सके और इस चीज़ को सीख सके, ठीक है ना। अब जो है टोटल को आपको बताना है, इसी कारण जो है जो तरीका शॉर्ट है, जो तरीका आसान है उसको करते हुए निकल जाएंगे और आगे जो है हम बढ़ेंगे। जैसे देखिए 18 और 60, इसमें ऐसा कोई संख्या खोजिए। एक तरीका और सोचने के लिए आपको बता रहे हैं। ऐसा कोई तरीका खोजिए जो दोनों को विभाजित करे और वो बड़का होना चाहिए। क्या? 9 से 9 दूना 18 और 60 9 से कटता है? नहीं,
6 के देखिए, 6 छतरी के 18 और 6 से काटेंगे 60, यानी इसका मौसो 6 होना चाहिए। कैसे होगा देखिए, 18 से 60 में भागा लगाइए, 18 तिया 54, ठीक, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे 5 में से 5 गया ख़त्म, ये 6 सब भागा लगाइए 18 में, तो छतरी के 18 ख़त्म, आया मौसो इसका 6, ठीक। चलिए ABC, अब यहाँ पे D का देखिए, D में क्या है आपको, D में है 27 और 63, देखिए 9 तिया 27 और 9 सत्या 63, इसका जो है HCF 9 आएगा, इसका HCF वैसे 3 से भी कट रहा है, लेकिन आपको सबसे बड़का वाला चाहिए ना, 9 के बाद 27 क्या चीज़ से कटेगा, इसे 27 को कटाने के लिए ऐसे बड़का कोनो है भी नहीं किया, ठीक है ना। चलिए कहाँ थे, ऐसे भी कर सकते हैं, 27 में 63 से आप भगा लगा लीजिए, 27 गुना कीजिएगा तो 54 होगा, और 2 मतलब लगभग करेगा ये 54, 6 3 यहाँ पर 9, और यह 27 में आप लगाइए, 9 तिया 27, आया आपका 9 की नहीं आया। ये सब जो डायरेक्ट आ जाता है, कैसे आ जाता है, प्रैक्टिस है, आप भी जब प्रैक्टिस कीजिएगा इस पर तो आप भी डायरेक्ट जो है ये सब चीज़ को बनाने लगिएगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स समय मांगता है, जितना इसको समय दीजिएगा उतना जो है आप इसको सीख पाइएगा। जैसे 36 84 इसको बनाना है, 12 सत्या 84, देखिए ये 36 को हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, 12 गुना 3, 12 तिया 36, और ये 84 है ना, तो 12 गुना 7, तो आप दोनों में देखिए ये भी आभाज्य संख्या है और ये भी आभाज्य संख्या, यानी इससे अब नहीं टूटने वाला है, लेकिन ये दोनों में हमको 12 नज़र आ रहा है, यानी इसका मौसो जो है, इसका मौसो 12। ये अलग अलग तरीके से आपको जो है मौसो निकालने के लिए आपको हम बता रहे हैं। बाद बाकी अगर रूल फॉलो करना हो तो जैसे यहाँ पे बताए हैं वैसे आप रूल फॉलो कर सकते हो। हम जो है डायरेक्ट वहाँ पे मेरे माइंड में आ गया वो चीज़ फैक्टर करने के लिए कर दिए, और आपको भी बता दिए ये ऐसे होगा, ठीक। और इस प्रकार से आप भी सोचिए, जैसे यहाँ पे क्या है, F 34 है और 102 है, डायरेक्ट ही मेरे दिमाग में आ रहा है क्या चीज़, 17 दूना 34 और 17 छाके 2 तर से, लेकिन ये 17 आंसर नहीं हो सकता है, काहे जानते हो, देखिए आपको हम बताते हैं 17 काहे नहीं आंसर होगा। 17 दूना 34 और 102, यानी 17 गुना 6, 17 छाके 2 तर से। अब ये 6 जो है, ये 6 को तो हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कॉमन में क्या आएगा, देखिए 17 और 2, ये दोनों चीज़ ना है जी, जब और दोनों चीज़ अभाज्य संख्या में है, यानी इसका मौसो 17 गुना 2 आना चाहिए, 17 17 दूना 34, इसका जो मौसो है 34। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो 34 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 102 ये होता है, ठीक है ना। EF, उसके बाद G में क्या है आपका 70 105 और 175, इसका क्या मौसो आ सकता है हम बताएं, देखिए 35 दूना 70 और 35 को जब 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 105, और 35 को 3 से गुना 105, और 35 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो 175 होता है। ये सब जितना आप काम कीजिएगा उतना जो है आसान होगा। चलिए 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 गुना 2 लिख सकते हैं, और 105 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 गुना 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे फिर 175 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 गुना 5 लिख सकते हैं। देखिए ये अभाज्य के रूप में आ गया, जो मिल रहा है वो तो सब में है, लेकिन बाद बाकी जो बचा है वो अभाज्य संख्या में है, इसी कारण ये ज़्यादा इफेक्ट हमको नहीं डालेगा, यानी इसका मौसो हम डायरेक्ट 35 बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये 91 112 और 49 क्या है, 91 112 और 49, इसको देखना है। पढ़ा याद है ना, कोनो ऐसा पढ़ा पढ़िए जो उसमें आ सके। 13 7 91 और 13 आया और 7 आया, क्या 13 और 7 से ये 112 कटने वाला है, भागा लगा के देखिए 13 खाते में 112 आता है या 7 के पढ़ा में 112 आता है, तो 7 से लगाइएगा तो 4 और 2 42 हुआ, 7 6 के 42, 7 से तो कट जाएगा, 7 से 49 भी कट रहा है और 7 से 91 भी कट रहा है, ऐसे करके सोचा जाता है, समझे। देखिए 91 को कैसे लिख सकते हैं, 13 7 91, और 112 को कैसे लिख सकते हैं, 112 7 क्या बोलते हैं इसको, 7 के टर्म में इसको विभाजित कीजिए। वैसे अगर 13 में कीजिएगा तो 13 से जब भाग लगाइएगा इसमें तो 13 6 के 2 तर से होता है, 13 क्या कहते हैं 13 6 के 2 तर से, 13 से 7
क्या होता है रे? 6398 होता है। 1350 1391 1391 हाँ तो 13 8 14 13 चलिए अब जो है यहाँ पे हम इसको तो तोड़ लिए, अब इसको तोड़ना है। अब इसको किसके टर्म में तोड़ना है? 7 के टर्म में तोड़ना है। क्यों? 7 से ये भागा लग जाता है। कितना मरतबे में 7 से भागा लगेगा? तो 7 एकम 7, 4 पर 2 7 6 के 42 16। उसके बाद ये 49 में देखिए 7 गुना 7, इसमें क्या मिल रहा है आपको? 7 जो है ये तीनों में मिल रहा है। बाद बाकी जो है आपको उसका तोड़वो कीजिएगा, ये आपको अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। 16 को कीजिएगा तो 4 गुना 4 या 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कीजिएगा तो कोई भी इसमें मिलने वाला नहीं है। इसीलिए इसका जो मौसो है क्या हो जाएगा? इसका मौसो 7 होगा। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कौन सा सवाल है? 18 54 81 कितना नंबर का? आई नंबर का 18 54 और 81 इसको करना है। कैसे होगा? 18 को अब जो है ये तरीका का फॉलो कर लीजिए आप। 18 से भागा लगी है ये 54 में, 18 का 18 36 18 54 ख़त्म। इसका ये दोनों के लिए मौसो 18। अब यही 18 से आप भागा लगा लीजिए 81 में। तो 18 से जब भागा लगाइएगा 81 में तो 18 खाद को पढ़िए, 18 पंचे 90, 5 मरतबे में 90 यानी 4 मरतबे में लगेगा। और 18 चौके कितना होता है? 18 चौके 72, 75 8 1 9, यहाँ पर 9 हुआ और यहाँ पे 18, तो 9 दूना 18 यानी इसका मौसम कितना आ गया? 9। तो जो चीज़ आपको जहाँ से दिमाग क्लिक कर जाए उसे करके जो है आप उस चीज़ को निकाल लीजिए। ठीक है, काहे कि 3 4 तरीका आपको दिए हुए हैं ये तरीका में, और सभी में आपको जो है मास्टर बनना। ये नहीं जो एक तरीका सीख लिए हो गया, सभी तरीका को सीखना है। अब अगला क्या है? क्या नंबर का? जे नंबर का अगला है आपका 12 45 75। डायरेक्ट भागे लगा लीजिए, 12 से भागा लगाइएगा 45 में तो 12 चौके 48 होता है। 4 मरतबे में तो लगेगा नहीं, 3 मरतबे में 12 तिया 36, 36 4 40, 4 5 9। अब ये 9 से 12 में लगा लीजिए, 9 एकम 9 तो 9 3, यहाँ से 3 से फिर ये 9 में लगाइए, 3 तिया 9 ख़त्म। यहाँ से ये 0 लाया है 3, इसी 3 से भागा लगाएंगे आप 75 में लगाइए भागा। ठीक, 3 एकम 3 मतलब 2 मरतबे में लगेगा यहाँ पे, 3 दूना 6, 7 में से 6 गया 1, 1 पर 5 बैठा और 3 5 15, ये चीज़ ख़त्म। यानी इसका मौसम 3 आया। ठीक, ये था एक का जे और एक का जो है ख़त्म हुआ। अब 2 नंबर में देखिए, बोल रहा है निम्न का मौसम ज्ञात करें, यानी जो नीचे में लिखा हुआ है उसको ज्ञात करने के लिए आपको बोल रहा है। क्या चीज़ है वो? ये 2 का ये नंबर देखिएगा तो बोल रहा है 2 को कर्मागत कोई भी संख्या लीजिए। 2 को कर्मागत संख्या, 2 कर्मागत संख्या का मौसो। और कर्मागत संख्या के बारे में आपको बोले हैं, कर्मागत संख्या वैसी संख्या होती है जो लगातार हो, लगातार जिसमें गैप ना हो। जैसे लगातार संख्या या कर्मागत संख्या, जैसे 4 5 ये कर्मागत संख्या है, 8 9 कर्मागत संख्या है, 7 8 9 10 11 12 ये सब कर्मागत संख्या है। और याद रखिए किसी भी कर्मागत संख्या का मौसो जो निकलता है वो 1 होता है। वो करके अभी आपको दिखाते हैं। जैसे 4 और 5 का जब मौसो लगाइएगा तो 4 से 1, 5 में से 4 गया 1 और ये 1 से 4 जो है 4 मरतबे में ख़त्म हो जाएगा। अब इसको करके देखिए, 8 से लगाइएगा 9 में, 8 एकम 8 1 और 1 से 8 लगाइएगा 8 मरतबे में ख़त्म। अभी क्या देख रहे हैं यहाँ पे? इसका मौसो 1 निकल रहा है। यानी कि ये हुआ जो किसी भी कर्मागत संख्या का जो मौसो निकालेंगे वो हमारा 1 आएगा। अब बी नंबर में आपका क्या सवाल है? 2 कर्मागत सम संख्या, 2 कर्मागत सम संख्या होना चाहिए। इस बार कौन सी संख्या होना चाहिए? सम संख्या। और जब कर्मागत सम संख्या बोल रहा है इसका मतलब यही हुआ जो सम संख्या का कर्मागत यानी लगातार चाहिए। सम संख्या का लगातार, जैसे 2 लिए तो 4 लेना पड़ेगा, बीच में 3 नहीं, 3 का है नहीं, 3 सम संख्या नहीं है इसीलिए 3 नहीं। तो कर्मागत जैसे 6 लिए तो 6 के बाद 8 लेना पड़ेगा, अगर 8 लिए तो 8 के बाद 10 लेना पड़ेगा, 10 लिए तो 10 के बाद 12 लेना पड़ेगा। और किसी भी 2 को कर्मागत संख्या क्या कहते हैं? कर्मागत सम संख्या का मौसो हमेशा 2 होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कैसे निकाल के आपको दिखाते हैं। कोनो कर्मागत सम संख्या लीजिए, 4 ले लीजिए और 6 ले लीजिए। 4 से भागा लगाइएगा 6 में तो 4 एकम 4, यहाँ बचा 2 और ये 2 से 4 में लगाइए आप, 2 दूना 4, यहाँ से ख़त्म। कोनो और दूसरा लीजिए, जैसे हम 16 लेते हैं और 18 लेते हैं तो 16 एकम 16, यहाँ बचा 2 और यहाँ पे 16, 2 8 16। आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो?
यहाँ पे ये देख पा रहे हो आप कि किसी भी क्रमागत सम संख्या, मतलब किसी भी दो क्रमागत सम संख्या का मौसो हमेशा हमेशा के लिए आपको क्या कहते हैं, 2 आता है। ठीक, अब तीसरा है जो दो क्रमागत विषम संख्या। क्या चीज़ बाबू? 2 क्रमागत आपको विषम संख्या के बारे में पूछ रहा है। 2 क्रमागत विषम संख्या आ रहा है ये वहाँ पे, चलिए ये जो है आ जाएगा थोड़ा सा। 2 क्रमागत विषम संख्या के लिए ध्यान रखिएगा, उसका जो मौसो बनेगा उसका मौसो हमेशा 1 बनेगा। कैसे बाबू? जैसे दो को क्रमागत कोनो भी विषम संख्या लीजिए, 3 लीजिए, उसके बाद 5 लेना पड़ेगा। 3 से लगाइएगा 5 में, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, और 2 से फिर आप 3 में लगाइए, तो 2 से 3 में लगाइएगा तो 1 मरतबे में तो 1 बचेगा, और 1 से 2 में भगा लगाइए, 1 दूना 2, खत्म। तो किसी भी 2 को क्रमागत विषम संख्या का मौसो हमेशा जो है 1 होता है। ये तीनों चीज़ को जो है आप अभी सीखे। अब देखिए 3 नंबर में क्या सवाल बोल रहा है। 3 नंबर में है जो अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो सह अभाज्य संख्याएं 4 और 15 का मौसो इस प्रकार ज्ञात किया गया। 4 बराबर 2 गुना 2 और 15 बराबर 3 गुना 5। चूँकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार गुणनखंड नहीं है, इसीलिए 4 और 15 का मौसो 0 है। क्या यह उत्तर सही है? देखिए आपसे इसका लॉजिक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 4 और 15 के बारे में पूछ रहा है। ये 4 और 15 दो सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या क्या बोले थे आपको? सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका मौसो 1 होता है, या अभी मौसो तो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बाद में पढ़े थे, जिसका गुणनखंड केवल 1 होता है, 1 यानी कि। और ये जो बुक में कैलकुलेट किया है, जैसे 4 को 2 गुना 2 किया और 15 को 3 गुना 5 किया। अब वो ये बोल रहा है ना ये 2 मिल रहा है इधर, ना ये 5 है ऊपर में, और ना ये 3 है ऊपर में। कहने का मतलब ये हुआ जो ये दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये जो 4 और 15 का मौसो 0 है, ये आपका बुक बोल रहा है। ये चीज़ कहने के लिए जो क्या ये इसका मौसो 0 सही है? अगर सही है तो क्यों सही है? नहीं, अगर गलत है तो क्यों गलत है? अरे भैया एक बात बताइए, आपको हम नहीं बताए थे जो प्रत्येक संख्या का 1 जो है उसका गुणनखंड होता है। तो आप बोलिएगा हाँ सर जी बताए थे। क्या इसके गुना में हम 1 और इसके भी गुना में हम 1 नहीं लिख सकते हैं? जब हम 1 लिख दिए तो ये दोनों में तो हमको कॉमन तो मिल ही गया। जब कॉमन मिल गया तो इसका गुणन ये क्या कहते हैं, मौसो 1 तो बन गया, अपना 1 बन गया ना। तो 0 को हम नहीं बोल सकते हैं, यानी हम इसका मौसो 0 नहीं निकाल सकते हैं। इसका मौसो कितना निकलेगा? 1। ये बात गलत था। आपका जो है ये एक्सरसाइज खत्म, 3.6 खत्म। अब आगे जो है अगला एक्सरसाइज 3.7। अभी जो मौसो सीखे हैं ना, अब जो है हम लोग लॉसो को यानी लघुत्तम समाप्त वर्त्य को जो है सीखने वाले हैं। चलिए इसको जो है रब करते हैं, फिर बाद में सीखते हैं।